वेलकम टू पढ़ाकू अड्डा। आज बीईओ की परीक्षा संपन्न हुई है। बीईओ परीक्षा का प्रश्न पत्र का जो हल है वो मैं लेके आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत हुआ हूँ। इस हल से आप अपने प्रश्न पत्र का मिलान कर लीजिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और जितने मार्क्स आते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने साथियों में जिन्होंने एग्जाम दिया है उनमें अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में कोई त्रुटि ना हो। मैंने काफी सावधानी पूर्वक इस प्रश्न पत्र को हल किया है। वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला आता है C = 5/9 ब्रैकेट में F-32। तो अब इसी फार्मूले पे हमें वैल्यू रख देनी है। तो F की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, तो हम F की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। F की वैल्यू क्या है? 200 - 32। सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, अब इसको घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 168। अब इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ जाएगा कुछ 93.33 समथिंग करके आएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। इट मीन्स यहाँ पे आंसर आपका ए सही होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि मिलान करना है आपको उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध आपको पता है कि इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भारतीय संविधान में 18वां अनुच्छेद 18 में आता है। तो बी पढ़ते हैं, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 26 में आता है। तो मिलाते हम चलेंगे। देखिए उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण तो आर्टिकल 29 और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 का। इट मीन्स ये सारा आप देखिए यहाँ पे आंसर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में कौन से कथन सही है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, तो चारों कथन को पढ़ना पड़ेगा हमको। पहला कथन है, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का बंद करता है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इट मीन्स पहला सही है। और इसमें नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, तो बिल्कुल सही है। नगर पालिकाओं की बात की गई है और उसमें आरक्षण की भी बात की गई है, तो इस लिहाज से तीसरा भी सही है। तो चौथा यहाँ पर गलत होगा। इट मीन्स आपका ए ऑप्शन सही है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं चौथे नंबर पे। तो भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त हैं? तो यह शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। बिल्कुल सही आंसर है ए। पांचवा आते हैं, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है। तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर होगा कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। इसका आंसर सी सही होगा। तो जिनका सी सही है तो वो उनका आंसर सही होगा। 6 क्वेश्चन में सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये है आर्टिकल 51 के गा में। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो ये आर्टिकल 51 के का में है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, तो ये आपका आ जाएगा आर्टिकल 51 का के जा में। ये देखिए। और डी है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ये आप सभी पढ़ ही चुके हैं, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये कॉमन पॉइंट था। तो यहाँ पे डी में होगा 3 आर्टिकल 50। तो अब आप इसके अनुसार आंसर देख सकते हैं। तो इसके अनुसार आंसर होगा यहाँ पे बी के साथ जाएंगे। 7वां क्वेश्चन में देखिए 4, 10, 82। तो जो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे 10 कैसे आया है 4 के बाद में। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 - 2, यही पैटर्न होगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया 10। अब इसी पैटर्न के साथ देखते हैं क्या ये आगे फॉलो होता है। तो देखते हैं 10 × 3 - 2,
देखिए 10 3 30 -2 मतलब 28। अब 28 के साथ में देखते हैं क्या ये पैटर्न फॉलो होता है। तो 28 में 3 का गुणा करेंगे और 2 को घटा देंगे। तो 28 में 3 का गुणा करके 2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 82। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे 28 आंसर सही होगा। तो जो पद मिसिंग था आपको मिल गया, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर तो बहुत ही इजी था। ए बी का भाई और बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का भाई है, डी का ई से संबंध। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी आपस में क्या है, भाई भाई हैं। तो ए बी और सी आपस में क्या है, भाई हैं और सी डी का पति है। तो ये जो डी है वो सी की पत्नी है। अब आप देखिए ई ए का पिता है, तो ई यदि ए का पिता होगा तो बी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो आपस में भाई हैं और ये क्या है, इन तीनों का पिता है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कि डी का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो ई था इसका डी से क्या संबंध है, ऑब्वियसली ये इसके ससुर जी हैं और ये डी क्या है, ई की बहू है। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि ये आंसर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं 9th नंबर पे। अब देखिए दिसंबर को क्या लिखा है, दिसंबर को उल्टा करके लिख दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे नवंबर का क्रम पलट दिया गया है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मेरा ये मानना है कि ये क्वेश्चन आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स के सही हुए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास है 1 2 3 5 8 और डैश, फिर उसके बाद में 21। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे +1 किया गया है, यहाँ पे +2 किया गया है, यहाँ पे +3 किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑड की सीरीज़ चल रही है। 1 2 3, इसके बाद आएगा 5, इसके बाद आएगा 7, इसी तरीके से सीरीज चलती जाएगी। तो यहाँ पे 2 में 1 को जोड़ा गया तो 3 आ गया, 3 में 2 को जोड़ा गया तो 5 आ गया, 5 में 3 को जोड़ा गया तो 8 आ गया और 8 में 5 को जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका आंसर होगा 13। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय क्या था। तो देखिए 2016 से हर साल इसको आयोजित किया जाता है और इसमें भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। रायसीना डायलॉग का जो मेन मोटिव है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो एशिया से बाकी के विश्व के समन्वय की बेहतर संभावनाओं की तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो थीम था वो थीम पूछा गया था, तो इसका आंसर है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो यहाँ पे इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोनेरू हम्पी एकदम सही आंसर होगा। ये स्टैटिक जीके था, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी किया गया SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम है। तो देखिए यहाँ पे आंसर होगा केरला, ठीक है। तो केरला इस बार टॉप पे रहा, केरला पिछली बार भी टॉप पे था और इस लिस्ट में बिहार लास्ट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन पे देखते हैं। 14 क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। तो ऑपरेशन वनीला इंडियन नेवी ने मेडागास्कर में प्रारंभ किया था। तो मेडागास्कर में एक साइक्लोन आया हुआ था। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, मेडागास्कर। तो साइक्लोन से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए 28 जनवरी 2020 को भारत सरकार ने, इंडियन नेवी ने यह ऑपरेशन चलाया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, निम्नलिखित देश में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की। तो इसका आंसर होगा
यहाँ पे सऊदी अरब। G20 देशों के का जो अगला सम्मेलन होगा वो रियाद में होगा। कहाँ पे होगा? रियाद में होगा। और रियाद कहाँ पे है? सऊदी अरब में है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 16 नंबर पे। देखिए 16 नंबर में भी सूची थी। सूची से मिलान के क्वेश्चन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा आए थे। तो अब देखते हैं चमेरा। चमेरा क्या है? चमेरा एक बांध है जो कि रावी नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में है। तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, मतलब प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। तो ये जलीय ऊर्जा से संबंधित है। फिर आता है ग्वाल पहाड़ी। ग्वाल पहाड़ी कहाँ पे है? ग्वाल पहाड़ी है गुड़गांव में। तो गुड़गांव में है तो ये सोलर ऊर्जा से रिलेटेड है। कुडनकुलम का नाम आपने सुना ही होगा। कुडनकुलम जो परियोजना है वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। और पतरातू आखिरी बचा है तो ये तापीय ऊर्जा होगा ही। पतरातू है झारखंड में और ये कोयले आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। तो यहाँ पे परियोजनाएं दी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप मिला लीजिए, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे कथन और कारण के क्वेश्चन है। तो कथन और कारण के क्वेश्चन का कथन है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्वे है यहाँ पे कथन ए में बताया गया है। इसमें अप्रैल 2018 तक का जो मेरे पास अपडेट है उसमें जो टोटल रिज़र्व थे वो 319.02 इतने करोड़ टन के थे। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा या तो हो सकता है अपडेटेड नहीं हो, क्योंकि 319 टन, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इसका कथन ए क्या है? गलत है। और कारण पे देखते हैं तो कारण जो है इसका बिल्कुल सही है। तो मतलब इसका ए गलत है और आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान जनगणना पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेफिनेटली महाराष्ट्र। और ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इजी था, आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चन ये सही गए होंगे। इस क्रम में अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देख सकते हैं सूचियों का मिलान करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पेपर में सूचियों के क्वेश्चन बहुत आए हुए थे। अब देखिए जनजातियां एक तरफ हैं और एक तरफ उनकी लोकेशन है। तो जारवा जनजाति ये काफ़ी चर्चित जनजाति रही थी, आपने सुना भी रहा होगा खबरों में। ये जारवा जनजाति बहुत प्रचलित थी। ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है, जहाँ पे एक पत्रकार गया हुआ था, विदेशी पत्रकार, जिसकी जारवा जनजाति ने हत्या कर दी थी। अभी कुकी जनजाति की बात करते हैं। तो कुकी जनजाति जो कि है कुकी जनजाति जो है वो मणिपुर से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं इसका मिलान मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जारवा, अंडमान निकोबार, कुकी, मणिपुर। थारू जो है, थारू का नाम आपने सुना होगा, यूपी से रिलेटेड है। और गोंड है एमपी से। इस हिसाब से इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर ए सही होगा। तो आप यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहाँ पे देखिए फिर एक बार सूची का क्वेश्चन आया हुआ है। इस पेपर में सूची के क्वेश्चंस की भरमार मिलेगी आपको। नोक्रेक, अब यहाँ पे देखिए एक जैव आरक्षित क्षेत्र है और पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में है। तो नोक्रेक जो है आपका मेघालय में है, मेघालय की पहाड़ियों में है। मानस काफ़ी चर्चा में रहता है, तो यह है असम में। मानस को असम से मिला देंगे। सिमलीपाल ओडिशा में है और अगस्त्य मलाई जो है वो केरल में है। जहाँ पे आप अगस्त्य मलाई या इस टाइप के मुद्दू मलाई इस तरह के नाम आप सुने तो वो केरल से रिलेटेड होंगे। तो आप इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मिला लेते हैं। ए का हो जाएगा 3, इट मीन्स ये हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 1। इसका मतलब आंसर इसका सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन के साथ में जाना है। अब आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 21, नगरीकरण, जनसंख्या और नगरीकरण का क्वेश्चन था, तो इस पे नज़र डालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा था, इसका आंसर मुझे कहीं मिला नहीं, और ये क्वेश्चन का जो पॉइंट नंबर 1 था, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन
काफ़ी डीपली पूछा गया था जनसंख्या और नगरीकरण से। तो इसका आंसर जब मुझे मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को स्किप करके क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 5 की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जेंडर गैप पूछा गया है, लिंगानुपात पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हरियाणा ही आंसर सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। शरीर की सतह से पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। देखिए ये वातावरण की गर्मी से पसीना ही होता है, और वातावरण की नमी, अर्थात देखिए आप जब ह्यूमिडिटी, वातावरण में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि पसीना सूखता नहीं है, तो पसीना बहना और इससे जल की हानि। तो मतलब क्या होता है कि जब हमारा पसीना हमारी बॉडी से निकलेगा और जब वातावरण में ह्यूमिडिटी पहले से ही मौजूद होगी तो हमारा पसीना सूखेगा नहीं। तो इसके लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका आंसर होगा सी। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। देखते हैं 24 कहाँ पे है। देखिए ये है 24। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, मतलब प्लांट्स के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की गई है। तो हमें पता है कि प्लांट्स के लिए 7 इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, 7 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, जिनकी ज़रूरत प्लांट्स को 1% से भी कम होती है, लेकिन ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जिस प्रकार हमारे लिए हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो 7 सूक्ष्म तत्व हैं, नोट कर लीजिए इनको। इसमें है बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। अब देखिए ऑप्शन में क्या ये था, तो अब आप ऑप्शन इसको मिला सकते हैं। तो ऑप्शन में मैग्नीज़ है, जबकि हमने जो बताया उसमें ऑप्शन में क्या है, मैग्नीशियम। तो हमने जो बताया उसमें मैग्नीज़, कॉपर, आयरन ये सारे थे, लेकिन मैग्नीशियम की ज़रूरत पौधों को नहीं होती, ये पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो आंसर इसका डी होगा। अब आते हैं 25। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए यह लाल रंग का होता है, सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसका काम ही क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का वहन करना हमारे बॉडी में। यह कुछ अम्लीय होता है, तो यह भी सही है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, तो यह यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर इसका ए, बी और सी तीनों सही है। तो कथन जो सही नहीं है वो डी है। अब देखते हैं आगे, रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन। अब देखिए ये एक ब्लड टेस्ट की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये जो होता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, इसका टेस्ट मधुमेह के लिए किया जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस। ये रोग भारत में काफ़ी पैर पसार चुका है, डायबिटीज़ मेलिटस, जिसको लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका टेस्ट के लिए ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लूकोज की, ब्लड में ग्लूकोज लेवल की जांच की जाती है, ब्लड में शर्करा की स्तर की जांच की जाती है। तो 27 नंबर पे आते हैं। देखिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो हमारे यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 27 का जो आंसर है वो देखिए देश की रक्षा करना बिल्कुल सही है, मौलिक कर्तव्य है हमारा। यहाँ पे हमारी
सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल सही, ये भी है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का जो है, टू पे इनकम टैक्स, आयकर अदा करना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे हम मिला लेते हैं 1, 3 और 4, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब देखिए कथन कारण, हमें इस पेपर में अभी तक का सूचियों का मिलान करना और दूसरा कथन कारण, ये दोनों के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। तो आइए कथन कारण पे नज़र डालते हैं। देखिए कथन ए है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन क्या कर दिया इन्होंने, गलत कर दिया। कथन ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे इसका कारण देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जो नेता चुनाव जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको भी मंत्रिपरिषद या मंत्री बना दिया जाता है, मंत्रिपरिषद में जगह दे दी जाती है। बाद में उनको राज्यसभा की सीट कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाकर 6 महीने के भीतर उनको क्या किया जाता है, संसद का सदस्य बना दिया जाता है। क्योंकि संघीय सरकार में मंत्री बनने की एक अहर्ता है कि उसको जो है 6 महीने के भीतर कहीं ना कहीं से संसद का सदस्य, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना ही होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित था। तो अब आइए देखते हैं, यहाँ पे समितियाँ दी गई हैं और इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं, राव समिति, ML सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो जब भी हम पंचायती राज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो नाम आता है समितियों के बारे में तो वो आता है बलवंत राय मेहता समिति, मतलब BR मेहता समिति। BR मेहता समिति जो सबसे पुरानी समिति मानी जाती है, 1957 से संबंधित है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं बलवंत राय मेहता, के बाद में आते हैं उनके पुत्र अशोक मेहता। तो अशोक मेहता जो कमेटी थी वो गठित की गई थी 1977 में। इसके बाद आते हैं GKVR समिति, तो ये हो गया 1985 में। और सबसे लास्ट में आते हैं सिंघवी समिति। सिंघवी समिति जो थी 1986 में। तो अब आप यहाँ पे मिला सकते हैं। देखिए सबसे पहले हो जाएंगे बलवंत राय मेहता, मतलब ऑप्शन नंबर 3। तो अब यहाँ पे आपको देखिए चुनना है, तो सी ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है कि सी ऑप्शन आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 पे पहुँचेंगे। देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है यहाँ। साथियों मैंने बिल्कुल सटीक क्वेश्चन के बिल्कुल सटीक आंसर देने की कोशिश की है। मैंने काफ़ी जो है यहाँ पे मैंने कभी भी आपको गलत आंसर देने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने सोचा कि बिल्कुल सही आंसर और सटीक आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएं। भले ही थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सटीक और सही आंसर के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, अपने साथियों में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे पढ़ाकू अड्डा चैनल को सपोर्ट भी करें। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। देखिए 30 क्वेश्चन नंबर 30। देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन था पॉलिटी से संबंधित। तो ये आप देख सकते हैं भाग जो है 12, भाग 12 जो है आर्टिकल यहाँ पे 268 से लेके 293, ये आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 268 से 293 तक जो कि है केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, भाग 12 में 268 से 293, मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप देखते हैं कि यहाँ पे 31 जो था वो
मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ये जो है सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, ए बढ़ई 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में कुर्सी बनाता है और सी जो है 8 घंटों में। तो यहाँ पे 6, 7, 8 घंटे में वो एक एक कुर्सी बनाते हैं और वो लोग 21 दिनों तक काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 21 दिनों में उन्होंने कितने घंटे काम किए। 21 दिनों में उन्होंने कितने घंटे काम किए, तो देख सकते हैं आप, एक ने काम किया यहाँ पर 21 दिनों में प्रतिदिन सारे जो बढ़ई हैं वो 8 घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 × 8। अब इसको 8 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 168। मतलब प्रत्येक बढ़ई जो है 168 घंटे काम किया है 21 दिनों तक। तो अब देख लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए कि जो ए बढ़ई है वो 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो वो 168 घंटे में कितना बनाएगा। तो यहाँ पे 168 डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 28। इसी तरीके से 168 और जो बी बढ़ई है वो 7 घंटे काम करता है, 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 168 में कितना बनाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। इसी तरीके से 168 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो सी का निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 21। अब मैंने कहा था आप नोट करते चलिए, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ चेयर निकल के आ जाएंगी 28। दूसरे बी में आया था 24 और सी में निकल के आया था 21। ओवरऑल जोड़ लेते हैं 4 1 5 8 और 13 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 एक कैरी 73। मतलब टोटल यहाँ पे 73 चेयर बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं 32 में। तो 32 में क्या लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो बी सी डी एफ। अब देखिए एफ़ के बाद में आता है जी और के बाद में आता है एल। इसी प्रकार अब देख लीजिए आप, यहाँ पे बी के बाद आता है जी और जी के बाद में आता है एच। देखिए आप यहाँ पे बी सी डी एफ जो है, ये यहाँ पे एफ़ जो है, एफ़ के बाद में आता है जी, तो लास्ट का जो है एफ़ उसके बाद में आया है जी। इसी तरीके से यहाँ पे एल एम एन पी, एल एम एन पी। अब देखिए पी के बाद क्या आता है, पी के बाद ऑब्वियसली क्यू आता है, तो क्यू फिर उसके बाद में आर हो जाएगा। जिस तरीके से बी के बाद सी, सी के बाद डी आया है, एल के बाद एम, एम के बाद एन आया है, तो क्यू आर एस। और यहाँ पे देखिए आपको एक पैटर्न और मिल जाएगा, डी के बाद में आता है ई, लेकिन ई को इन्होंने कर दिया है स्किप और डी के बाद इन्होंने सीधे लिख दिया है एफ़। इसी तरीके से आई के बाद आता है जे, तो इन्होंने जे को स्किप कर दिया है, के लिख दिया है। इसी तरीके हमारे यहाँ पे आर एस, एस के बाद आता है टी, लेकिन हमें उसको स्किप करके यहाँ पे कर देना है यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी सही होगा, क्यू आर एस यू। हमारा आंसर आ रहा है क्यू आर एस यू। अगर आपने सी आंसर लगाया है तो आपका सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। तो ये कैलेंडर का एक क्वेश्चन है। अगर मैं अभी आपको कैलेंडर का क्वेश्चन बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसके लिए मैं आपको सीधे इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी। तो अगर आपने बृहस्पतिवार बी लगाया है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब आइए देखते हैं कि 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपका क्या आंसर आएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 भी रीजनिंग का ही एक क्वेश्चन था और यहाँ पे इसका आंसर होगा 27। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। तो देखिए लिखा है 5 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर होगा 33 होगा आंसर, 35 होगा यहाँ पे इसका आंसर। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब देखिए ये यहाँ पे पूछा गया है कि 5 वर्ष पूर्व इनका अनुपात जो था वो 4:5 था। तो 5 वर्ष पूर्व अगर इनकी आयु 24 और 30 थी तो 5 वर्ष बाद ए की वर्तमान आयु देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है 29 वर्ष। मतलब जो 5 वर्ष पहले इनकी आयु 24 वर्ष थी तो 5 वर्ष बाद 29 आयु हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जिसकी आयु 30 वर्ष थी तो उसकी आयु अभी क्या होगी 35। तो इसका मतलब आंसर डी 35 में आंसर आ जाएगा 35, मतलब डी। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो 36 एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना होगा। देखिए x का मान दिया गया है, यहाँ पे लिखा है 2 प्लस देखिए 2 सही 1/3 दिया है यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 सही 2/3 दिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2। अब देखिए 3 2 जा 6 और 7/3 हो जाएगा ये, और इसी तरीके से 3 2 जा 6 2 8 8/3 हो जाएगा। अब देखिए 7 और ये चूँकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो मतलब 7 और 8 को जब जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 15 15/3, मतलब 2 + 15। देखिए 2 + 15/3, मतलब ये अब इसको काट देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5। तो मतलब 2 और 5 को हमने ऐड किया तो आ गया 7। माने हमारे पास जो x का मान है वो 7 है, x का मान है 7। अब यही हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो x का मान हमने 7 रखना है, तो मतलब x का क्यूब मतलब हमें 7 का क्यूब लिखना है माइनस 6x²। तो 6x² मतलब 7² और प्लस 6x मतलब 6 × 7। अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 7 जा होता है 49 और इंटू 6 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 294 + 42। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर देते हैं स्किप। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रही है 36 में, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब आइए 37 देखते हैं। तो 37 का आंसर क्या होगा, 37 का आंसर होगा 50। देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है एक। आगे आते हैं, यदि दो संख्याओं का HCF और LCM दिया है 21 और 84। अब इन संख्याओं का रेशियो दे दिया गया है। तो देखिए 21 और 84 का दिया गया है रेशियो जो है 1:4 है। तो ये आप देखेंगे तो स्वयं में 21 एकम 21 21 चौका 84, तो ये 1 और 4 का रेशियो है। तो मतलब हमारी संख्याएं भी क्या होंगी 21 और 84 हो जाएंगी। तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी, तो ऑब्वियसली 84 बड़ी है तो 84 ही होगी। 38 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। तो 39 क्वेश्चन हमें मिलेगा साथियों, बड़ी मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन के आंसर तैयार किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने साथियों में जिन्होंने BEO की परीक्षा दी है उनमें भी शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 39, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए यहाँ पे सुशासन की बात की गई है, तो हमें पता है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका जन्मदिवस पड़ता है 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे पहला स्थान जो है सुशासन के नाम पे वो है तमिलनाडु का, और दूसरे स्थान पे जो है महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और थर्ड प्लेसिंग है यहाँ पे कर्नाटका की। देखिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये, और कर्नाटका तीसरे। और यूपी का क्या स्थान है? देखिए यहाँ पे यूपी का जो स्थान है वो काफ़ी पीछे है ना। यूपी जो है वो 17th रैंक है, यूपी की ओवरऑल 17th रैंक है इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पीछे है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इकोनॉमी से क्वेश्चन था। तो अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट, ये इन्होंने पूछा है कि इनडायरेक्ट को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज़्म। देखिए ये थोड़ा सा इकोनॉमी है, तो इसके लिए आपको रिग्रेसिव टैक्स जानना पड़ेगा। देखिए रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इसमें जो टैक्सेशन होता है, इसकी परिभाषा ये होती है एक्चुअली कि इसमें कर की दर से कर की मात्रा में वृद्धि होती है। जैसे क्या हो गया कि यदि आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसी हिसाब से आप पे टैक्स बढ़ेगा। टैक्स स्लैब्स के नाम आपने सुने होंगे। तो टैक्स स्लैब्स जैसे होता है कि 5 लाख से ऊपर, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए कि 5 लाख सालाना से ऊपर की इनकम वालों पे 5% मान लीजिए टैक्स लगेगा। तो 5 से मान लीजिए वो एक स्लैब होता है कि 5 से 10 लाख के बीच में इनकम अगर है आपकी तो 5% लगेगा आपको टैक्स। लेकिन अगर आपकी इनकम है 10 लाख से ऊपर, 10 लाख मान लीजिए 10 लाख से ऊपर है, तो 10 से 15 लाख के लिए मतलब आपको इसमें जो होगा कि कर की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी उसी में स्लैब वाइज टैक्स आपका बढ़ता जाएगा। मतलब आपका हाई टैक्स होगा तो हाई इनकम होगी, मतलब हाई इनकम होगी तो हाई टैक्स लगाया जाएगा आपको, और लो टैक्स हो मतलब लो टैक्स आपसे तब लिया जाएगा जब आपकी इनकम लो होगी। तो इसी से इसको कहा जाता है कि जो रेट होती है कर की, वो कर की मात्रा में वृद्धि होने से कर की दर में भी वृद्धि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 41 एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। देखिए भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जो एक गोल रखा गया अर्थव्यवस्था का, ये कब तक अचीव करना है? तो 2024 इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15वें वित्त आयोग के संबंध में है, क्या सही नहीं है? देखिए भारत सरकार द्वारा आपको पता है कि 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है श्री NK सिंह जो है, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही बात है। और इसकी अनुशंसाएँ 2020 से 25 5 वर्ष के लिए होंगी, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका मतलब क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये इसका आंसर होगा डी, यह डी सही नहीं है। अब आते हैं 43 में कहा गया है पल्लव शासकों के नाम और उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए उनके काल अनुक्रम के अनुसार उनका व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 नाम दिए गए हैं, परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन। अब आइए इनको काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए पल्लव वंश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आते हैं सबसे पहले महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन का जो कार्यकाल था वो 600 से लेके 630 तक था। तो महेंद्र वर्मन हमारे हो जाएंगे फर्स्ट, हो जाएंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएंगे फर्स्ट। तो देखते हैं 4 नंबर, तो अभी 4 नंबर ए और बी दोनों में है। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। महेंद्र वर्मन के बाद आते हैं नरसिंह वर्मन। तो 630 के बाद में नरसिंह वर्मन आ जाएंगे, तो मतलब नरसिंह वर्मन हो जाएंगे यहाँ पे 2 सेकंड नंबर पे। तो अभी हमें यहाँ से ऑप्शन ए दिख रहा है, सही होता दिख रहा है। इसी प्रकार अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन और इसके बाद आते हैं नंदी वर्मन। तो मतलब इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 44 क्वेश्चन पे देखते हैं। 44 क्वेश्चन भी आपका जीके से रिलेटेड है, जीएस से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें भी एक बार फिर से मिलान करने का क्वेश्चन आ गया है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे शासक दिए गए हैं
मुख्यतः गुप्त वंश के ही सारे शासक हैं और उनकी रानियों के बारे में दिया गया है, उनसे मिलान करना है। तो देखिए चंद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश की बात की गई है। तो गुप्त वंश आपको पता ही होगा, इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में की थी और चंद्रगुप्त जो है इसके प्रतापी राजा थे, और समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो काफ़ी प्रतापी राजा हुए थे गुप्त वंश के। तो इसमें देखिए मिलान करते हैं, चंद्रगुप्त की रानी, चंद्रगुप्त की पत्नी जो थी वो थी कुमार देवी। कुमार देवी मतलब 3 में लगेगा ये। और समुद्रगुप्त का विवाह हुआ था दत्ता देवी से। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, देखिए यहाँ पे इनका विवाह हुआ था कुबेर नागा से। उसके बाद कुमारगुप्त आते हैं, इनका विवाह हुआ था अनंत देवी से। तो इस लिहाज से आंसर इसका सही होगा ए। तो ए ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका आंसर इसका सही होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, देखते हैं 45। साथियों बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके लिए काफ़ी मैंने मेहनत की है दोस्तों, सो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। देखिए लाला लाजपत राय जो कि गरम दल के नेता थे, इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट दिया गया, प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे परंतु बाद में वो गांधी के पक्ष में हो गए। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा विरोधाभास क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है, वो गांधी जी के पक्ष में थे और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया था। अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन में लाला लाजपत राय शामिल हुए थे, तो ऐसा नहीं है। देखिए इसके स्थापना में लाला लाजपत राय शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका केवल एक आंसर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जो विलय का सिद्धांत है, अब ये देखते हैं विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसका प्रतिपादन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी की नीतियों के कारण जो है भारत में जो है कोई भी शासक जिनकी संतानें नहीं होती थी वो गोद नहीं ले सकते थे। यही विलय का सिद्धांत है। ऐसे जो जिनकी संतानें नहीं होती थी उनको डलहौजी क्या करता था, जो दत्तक पुत्र होते थे या जो शासक होते थे उनको गोद नहीं लेने देता था, और उन राज्यों को इन्हीं नीतियों के तहत वो अपने ब्रिटिश राज में मिला लेता था। स्वतंत्र रियासत होती थी उनको अपने में मिला लेता था। तो देखते हैं सतारा, झांसी, बघाट और उदयपुर। अब देखते हैं इसको काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है कि डलहौजी ने सबसे पहले कौन सा राज हड़पा था। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है सतारा। सतारा जो है वह महाराष्ट्र की रियासत थी। आपने सतारा का नाम पहले भी सुना होगा, महाराजा छत्रपति शिवाजी राजे के में सतारा काफ़ी फेमस था। सतारा का दुर्ग, अभी ये 1848 में उसने डलहौजी ने इसको मिला लिया था ब्रिटिश राज में। उसके बाद देखिए मिलाना है बघाट। बघाट को उसने मिलाया था। बघाट कहाँ पड़ता है? बघाट पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये 1850 में उसने मिला लिया था। अब इसके बाद आता है उदयपुर। अगला शिकार उदयपुर, और उदयपुर को उसने मिलाया 1852 में। और सबसे लास्ट में आता है झांसी। झांसी जहाँ की रानी लक्ष्मीबाई, आपने सुना ही होगा, बुंदेले हर बोले के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी को उसने 1853 में ब्रिटिश राज में मिला लिया था। साथियों अभी 45 क्वेश्चन हमारा बच गया था, यहाँ पे हमने देखा नहीं, मिस हो गया। ये 45 क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे है, शायद कहीं छूट गया है। देखिए ये मिल गया। देखिए 45 क्वेश्चन अभी देखते हैं। ये समाचार पत्र हैं और उनके संस्थापक, उनसे उनका सूची का मिलान करना है। फिर से वही सूची का क्वेश्चन। लगता है आयोग को सूची के क्वेश्चन बहुत पसंद हैं, तो इसलिए उन्होंने सूची के क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए हैं। देखिए
अल हिलाल जो समाचार पत्र था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके जो थे वो संस्थापक थे। तो आज़ादी के पहले सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद देखते हैं अगला समाचार पत्र है न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया देखिए सुमेलित है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। और एनी बेसेंट ने दूसरी पत्रिका एक और कॉमनवेल्थ पत्र निकाला हुआ था। अब देखते हैं तहज़ीबुल अखलाक। तो तहज़ीबुल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना का समाचार पत्र नहीं है। तहज़ीबुल अखलाक जो है वो सर सैयद अहमद खान, ये जो होगा ये मोहम्मद अली जिन्ना गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान किससे संबंधित है साथियों, यहाँ पे आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है संवाद कौमुदी, तो राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही आंसर है। 46 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 46 क्वेश्चन में देखते हैं सूची, फिर से दोबारा सूची, चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं। ताजुल मासिरी, ये मेडवल हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। देखिए मेडवल हिस्ट्री के क्वेश्चन में ताजुल मासिरी किसकी रचना है, तो हम मिलान कर लेते हैं, देखते हैं। ये ताजुल मासिरी है हसन निज़ामी। फिर उसके बाद आता है खज़ाइन उल फुतूह। खज़ाइन उल फुतूह जो है अमीर खुसरो। अब देखिए खज़ाइन उल फुतूह में किसके बारे में है, तो खज़ाइन उल फुतूह अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है, जिसमें उसका बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन किया गया है। तो आपने मूवी देखी होगी पद्मावती, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया गया है। ऑप्शन सी देखते हैं तारीख़ ए मुबारक शाही। तारीख़ ए मुबारक शाही जो है वो याहया बिन सरहिंद इसके लेखक हैं, और फतवा ए जहादारी है बरनी की रचना। तो इस हिसाब से ऑप्शन हम मिला लेते हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। अगर आपने ए टिक किया है तो आपका आंसर ए सही होगा। 47 पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ आयोग बनाए गए थे ब्रिटिश अधिकारियों के नेतृत्व में। तो देखते हैं एंड्रू फ्रेजर आयोग जो था वो पुलिस आयोग से संबंधित था। एंड्रू फ्रेजर पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे। एंटनी मैकडोनल्ड, तो एंटनी मैकडोनल्ड जो थे वो अकाल आयोग के अध्यक्ष थे। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ ये जो थे वो सिंचाई आयोग से रिलेटेड थे, और थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग से थे। तो आप मिलान कर लीजिएगा। तो मिलान करने पे हमें आंसर पता चलता है कि हमारा आंसर 2 जो है वो सही है, मतलब ऑप्शन बी अगर आपने लगाया है तो आपका आंसर सही है। 48 नंबर पे आते हैं। तो 48 में देख लेते हैं आर्य समाज के बारे में दिया गया है। तो आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब इसका कारण दिया गया है आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति में श्रेष्ठता विश्वास की जड़ों को कमज़ोर किया, तो बिल्कुल सही बात है। तो अगर आर्य समाज ने श्वेत जाति मतलब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो ब्रिटिशर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, तो उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सर्वश्रेष्ठ नहीं है, आप जो है हिंदुओं में उन्होंने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान करने के लिए एक जागृति अभियान फैलाया हुआ था। तो कथन और कारण एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं जल्दी से जल्दी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें बाकी सारे क्वेश्चन को भी इसी एक्यूरेसी के साथ में मैं सॉल्व करूंगा। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे वीडियो मिस